हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज हम रवि सहवाग जी की कॉपी है जिसका टेस्ट कोड है 1515, ठीक है। और इसमें हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा जो ऑफ बजट बोरोइंग से होगा, ठीक। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा जीएम क्रॉप से होगा, ठीक। इनको हम डिस्कस करते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आंसर्स कैसे लगे हैं और क्या इसका आंसर और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द meaning of budget borrowings and its role in helping the government raises funds for various expenditures. Also comment on its desirability. बजटेतर उधारियाँ और बजट बोरिंग्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक। और विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। साथ ही इसकी वांछनीयता पर टिप्पणी करना है, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन। इसका आंसर हम देखते हैं क्या लिखा गया है। तो बजटेतर उधारी से तात्पर्य सरकार की उन उधारियों को व्यक्त करता है जो, पहला पॉइंट है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नहीं ली जाती हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है, सरकार द्वारा किसी निगम, संस्था या स्वायत्त निकाय द्वारा उधार की शक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है, जैसे कि FCI, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, बजट में इनका उल्लेख सामान्यतः नहीं किया जाता, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि ऑफ बजट बोरोइंग्स का उल्लेख बजट में नहीं किया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सरकार की सहायता में क्या भूमिका निभाते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट है कि लोक कल्याणकारी कार्यों में जैसे कि FCI द्वारा PDS प्रणाली हेतु उधारी लेना। दूसरा, अवसंरचना व्यय को आयोजित करने में जैसे कि सरकार के पास कम धन होना। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी में बिल्डिंग प्रबंधन व तकनीकी काउंसिल को 4 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए जुटाए, ठीक है। यहाँ पे जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक। अगला पॉइंट दिया गया है, सरकार की सीमित क्षमता होना। अगला है फिर नवाचारी उपागम। इसके बाद बजटीय घाटे को कम करने में भी ये सहायक होते हैं, ठीक। अब हम इसकी वांछनीयता की बात करते हैं कि किस प्रकार से ये वांछनीय है। कई कारणों से उपयुक्त नहीं है, ठीक। दूसरा है जवाबदेही का अभाव है, यहाँ पे पारदर्शिता का भी अभाव है। सरकार की वित्तीय साख पर प्रभाव पड़ता है। आंकड़ों से हेरफेर की प्रवृत्ति पड़ना। यहाँ पे अगला दिया गया है, सार्वजनिक व अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग घटना, ठीक। आपका देखा जाता है कि आपके ऑफ बजट बोरिंग कितनी है, उसके हिसाब से आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो निर्धारित की जाती है, ठीक। पहली चीज़ हो जाती है वित्तीय साख पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका बोझ आने वाली सरकार पर पड़ता है। तो ये चीज़ें कुछ समस्याएं आपको सामने यहाँ पे देखने मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ऊपरी संदर्भ में ये सरकार को कैसे करना चाहिए, ठीक है। इन साधनों का प्रयोग अंतिम साधन के रूप में ही करना चाहिए। बजट में इनका उल्लेख हो ये निर्धारित करना चाहिए। प्रभावी जवाबदेही प्रणाली सर्जित करना चाहिए और पारदर्शी मानकों को लागू करना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार द्वारा क्या पक्ष उठाए जाने चाहिए, यानी आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे रवि जी ने ये आपको आंसर दे दिया है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने जो अभी आंसर पढ़ा है उससे कितना रिलेवेंट लग रहा होगा, ठीक। दिया गया है बजटेतर उधारी यानी कि ऑफ बजट बोरिंग्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है। विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इनकी भूमिका, यानी भूमिका बता दी कि सरकार को किस प्रकार की लाभ पहुँचाती है। इसकी वांछनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे वांछनीय बता दें क्यों वांछनीय नहीं है, ठीक है। आगे अब हमने यहाँ पे इसका आगे की राह भी बता दी कि क्या की राह देना जरूरी हो जाता है हर आंसर्स के लिए, ठीक। क्योंकि आप एक सदस्य को बनने जा रहे हैं तो आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए हर समस्या का। चलिए, नहीं कोशिश करनी चाहिए कि आप सॉल्यूशन दे सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन सही हो या गलत हो, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज़ आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एग्जामाइन इन व्यू ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ GM क्रॉप्स। इन 150 वर्ष में इसको आंसर को लिखना है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की आवश्यकता है। GM फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं के आलोक में परीक्षण कीजिए, ठीक है। चलिए इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। GM अनुवांशिक संशोधित फसलों से तात्पर्य अनुवांशिक अभियांत्रिकी साधनों के द्वारा फसलों के जीन व अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन कर वांछनीय परिणाम प्राप्त करने से है, ठीक है। उदाहरण के लिए B कपास, ठीक है, और B+ बैगन हो जाता है।
क्या करना है, जो अनुवांशिक संशोधन करते हैं इसमें, जो कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग होती है उसके माध्यम से उसको जीन व अनुवांशिक गुणों को हेर फेर कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीन एडिटिंग। खाद्य सुरक्षा में योगदान क्या होता है इसका, तो हमने योगदान क्या दिखाया यहाँ पे, इन्होंने 4 योगदान दिखाए हैं। पहला है कि बायो फोर्टिफाइड फसल का उत्पादन संभव हो जाता है इससे। दूसरा क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि यानी जल का अभाव हो या फिर कम जल में भी ये उत्पादन संभव हो जाता है। तीसरा क्या है कि प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन हो जाता है। ठीक, और अगला क्या है इसके बाद, जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी किस्म में निर्माण करना संभव हो जाता है। इसके बाद हिडन हंगर शब्द आपने बहुत सुना होगा, से निपटने यानी कुपोषण, इसके उदाहरण के लिए गोल्डन राइस इसलिए बनाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए जो जीएम टमाटर है, कई देशों में विभिन्न खनिज लवणों की समस्या का समाधान हुआ है। ठीक है, तो हमने चीज़ देख ली यहाँ पे। आगे हम यहाँ बात करेंगे कि इसके सुरक्षात्मक मुद्दे क्या हैं। ठीक है, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे यानी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं तो मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। आंत में जुड़ी समस्याएं होती हैं, आंत से जुड़ी समस्याएं होती हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया जो कि AMR बोलते हैं, मनुष्य में डेवलप हो जाता है। तकनीकी मुद्दे क्या बने हुए हैं, तकनीक में क्या होता है, मोनोपोली होने लगती है। फिर टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी आई है, इसमें क्या होता है, किसानों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समस्या सामने आती हैं। आगे हम बात करें जैव विविधता संबंधी मुद्दे क्या होते हैं, इसमें जीन क्लोन की समस्या होती है, जीन फ्लो की समस्या होती है। अगला है जैव विविधता की प्रतिस्थापन की बात होती है। ठीक, प्रतिस्थापित हो जाएगी जैव विविधता। आगे हम इसमें देखेंगे अब आगे की राह क्या हो सकती है। ठीक है, तो प्रतिबंधित फील्ड ट्रायल हो, पहले सबसे पहले फील्ड ट्रायल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अमेरिका की भांति जवाबदेही के कड़े नियम होने चाहिए। तीसरा है केंद्र राज्य समन्वय, जो कि अक्सर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो हो जरूरी होता है। मंत्रालयों के भी समन्वय जरूरी हो जाता है, विभिन्न एजेंसियों के भी समन्वय जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आप EIA देखा जाता है ना, कोई भी परियोजना लेकर आई जाती है तो देखा जाता है इन्वायरमेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी इसकी भी एक सहमति होना जरूरी होता है। आगे पर्यावरणविदों व नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी, ठीक, इसी से संबंधित मुद्दा है। अतः सुझावों से SDG 2 जिसे हम बोलते हैं भुखमरी समाप्त करने में GM फसलें प्रभावी हो सकती हैं, बशर्ते इनका फील्ड ट्रायल हो, जवाबदेही सुनिश्चित हो, केंद्र समन्वय हो, पर्यावरणविद व नागरिक समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके माध्यम से हम GM क्रॉप्स को आगे ला सकते हैं। तो ये हमारे रहे 2 क्वेश्चन, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमने काफ़ी कम समय में इनको डिस्कस किया है, तो आपको आई होप क्या होगा कि दिन ब दिन आपका टाइम थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक, और आप जल्दी से ही क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।